नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई हिंदी फिल्म सैयारा के बारे में। हमारे पास इस फिल्म की कहानी, किरदारों और इसके मतलबों से जुड़े कुछ नोट्स और सोर्सेज हैं। जी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म की परतों को खोलें, समझें कि इसकी कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं या इसके पीछे के गहरे विचार और दर्शकों पर इसका क्या असर हुआ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। बिल्कुल। सैयारा एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, खासकर जिस तरह से ये मतलब प्यार, याददाश्त और संगीत जैसे नाजुक मुद्दों को एक साथ बुनती है, वो कमाल है। तो ये फिल्म डायरेक्ट की है मोहित सूरी ने हम्म, और यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है। हम्म, इसमें दो नए चेहरे हैं मेन रोल्स में, आहान पांडे जिन्होंने कृष कपूर का रोल किया है हम्म, और अनीक पड्डा जो वानी बत्रा बनी है। जी। फिल्म रिलीज हुई थी 18 जुलाई 2025 को। हाँ, और ये एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है। कहानी घूमती है एक बहुत टैलेंटेड लेकिन थोड़े अस्थिर से म्यूजिशियन कृष और एक शर्मीली सी लेखिका वानी के इर्द गिर्द। जिनके रास्ते अप्रत्याशित रूप से मिलते हैं। बिल्कुल। और उनकी जिंदगियां पूरी तरह बदल जाती हैं। कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, थोड़ी उदास सी है। वानी है जिसे उसकी शादी वाले दिन मंडप में छोड़ दिया गया है और वो बस अपनी कविताओं और डायरी में खोई रहती है। दूसरी तरफ कृष है, टैलेंटेड तो है पर अपने गुस्से और शायद इंडस्ट्री के दबाव से भी जूझ रहा है। हाँ, और फिर एक कह सकते हैं इत्तेफाक होता है। कृष को वानी की डायरी मिल जाती है। अच्छा। जी, जिसमें उसकी कविताएं हैं और यहीं से वो एक क्रिएटिविटी और क्रेडिट वाला एंगल भी शुरू होता है। कृष उन कविताओं को यूज करता है, उन्हें धुन देता है। और सैयारा गाना बनता है। एग्जैक्टली, सैयारा गाना बनता है। पहले तो ये शायद उनका अपना एक प्राइवेट मोमेंट होता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वही गाना कृष को बहुत ज्यादा शोहरत दिला देता है, वो स्टार बन जाता है। और इसी दौरान जाहिर है उनके बीच एक गहरा रिश्ता भी बनने लगता है। हाँ, मतलब वानी के शब्द और कृष का संगीत वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन फिर कहानी में वो मुश्किल मोड़ आता है। हाँ, वो अल्जाइमर वाला। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता है, वानी में भूलने के लक्षण दिखने लगते हैं। छोटी छोटी चीजें, नाम, चेहरे, गुजरी हुई बातें, सब जैसे मिटने लगता है। और पता चलता है कि उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर है। जी, जो कि कम उम्र में होने वाला अल्जाइमर है। और ये चीज उनके रिश्ते पर मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं रहती, बल्कि यह है कि क्या यादों के बिना प्यार टिक सकता है? ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। और फिर सिचुएशन और बिगड़ती है जब कृष का एक बड़ा कॉन्सर्ट होता है और वहां वानी का सामना उसके पुराने मंगेतर से हो जाता है। ओहो। वो इतना घबरा जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता और उस कंफ्यूजन में वो गलती से कृष को चाकू मार देती है। क्या? ओ गॉड। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस घटना के बाद जब वानी को थोड़ा होश आता है, वो गिल्ट से भर जाती है और गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। हाँ, लेकिन पीछे अपनी कुछ लिखी हुई अधूरी पंक्तियां छोड़ जाती है और कृष के लिए वो पंक्तियां ही जैसे एक मकसद बन जाती है। तो वो क्या करता है? वो उन पंक्तियों को लेता है, उन्हें सैयारा गाने में जोड़ता है और फिर दुनिया भर में अपने कॉन्सर्ट्स में उस गाने को गाता है। मतलब अब वो गाना सिर्फ गाना नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, वो परफॉर्मेंस अब सिर्फ शोहरत के लिए नहीं है, वो वानी के लिए एक पुकार है, एक सिग्नल, जैसे कोई अंधेरे में टॉर्च जला रहा हो कि शायद कोई देख ले। वो उम्मीद कर रहा है कि वानी कहीं ना कहीं ये गाना सुनेगी। हाँ, कि ये धुन, ये शब्द उस तक पहुंचेंगे। और क्या ऐसा होता है? होता है। एक वायरल रील के जरिए वेम्बली स्टेडियम में एक परफॉर्मेंस होती है और वहीं उसे एक रील दिखती है। अच्छा। हाँ, जिसमें कोई सैयारा का कवर गा रहा है और बैकग्राउंड में वानी की एक धुंधली सी झलक है, वो उसे सुन रही है। तो उसे क्लू मिल जाता है। हाँ, एक छोटा सा क्लू। और कृष सब कुछ छोड़कर उस सुराग के पीछे मनाली पहुंच जाता है। और वहां वो मिलती है एक आश्रम में, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। नहीं पहचानती, उसकी याददाश्त लगभग जा चुकी है। तो फिर वो क्या करता है? बात करने की कोशिश। बात तो करता है पर वो पहचानती नहीं। तब कृष कुछ अलग ट्राई करता है, शब्दों से परे। क्या? वो उनकी एक पुरानी याद को दोहराता है, एक बेफिक्री वाला पल जब वो पहली बार मिले थे और यूं ही अचानक क्रिकेट खेलने लगे थे। ओह। वो फिर से बल्ला उठाता है, गेंद फेंकता है और धीरे धीरे जैसे वो फिजिकल मेमोरी, वो मसल मेमोरी, वो काम करती है। मतलब दिमाग भूल गया पर शरीर को याद था। शायद कुछ ऐसा ही। पहचान की एक हल्की सी चिंगारी दिखती है। वो पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन एक कनेक्शन फिर से बनता है। और फिल्म का अंत उनके विवाह से होता है। तो ये अंत कैसा है? मतलब क्या इसे हम हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं? पारंपरिक हैप्पी एंडिंग शायद नहीं। जो नोट्स और रिव्यूज हैं वो भी यही कहते हैं कि अंत निराशाजनक नहीं है, बल्कि उम्मीद भरा है। लेकिन वो उम्मीद
यथार्थवादी है। अच्छा, कैसे? मतलब अल्जाइमर कहीं गया नहीं है, वो सच्चाई उनके साथ है, वो ठीक नहीं हुई है। तो फिर उम्मीद किस बात की? उम्मीद इस बात की है कि प्यार को टिकने के लिए सिर्फ यादों की जरूरत नहीं होती। फिल्म ये दिखाती है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी रस्में, जैसे साथ चाय पीना, एक दूसरे का ख्याल रखना और जानबूझकर उन पलों को दोबारा जीना जो खुशी देते हैं, जैसे उनका वो क्रिकेट खेलना, ये सब प्यार को जिंदा रख सकते हैं। हाँ, वो क्रिकेट वाला सीन। हाँ, वो सिर्फ खेल नहीं, वो उनके जुड़ने का तरीका बन जाता है। जैसे क्रिश का वो गाना एक होमिंग बीकन बन गया था, वानी को वापस खींच लाया। अब उनका हर दिन साथ रहना, हर दिन एक दूसरे को चुनना, यही उनकी जीत है। तो फिल्म का फोकस इलाज पर उतना नहीं है जितना देखभाल और साथ निभाने पर है। बिल्कुल, ये इस बात पर जोर देती है कि बीमारी को अपनी पहचान मिटाने मत दो, उसके साये में जीने का रास्ता ढूंढो। वो बीमारी को हरा नहीं रहे, लेकिन वो उसके साथ रहते हुए खुद को हारने नहीं दे रहे। ये कड़वी मीठी सच्चाई है, पर इसमें एक गहरी कमिटमेंट दिखती है। चलिए अब फिल्म के जो मुख्य विषय हैं उन पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला तो वही क्रेडिट वाला मुद्दा है। रचनात्मकता का श्रेय। क्रिश का पूरा करियर, उसकी शोहरत वानी के शब्दों पर बनी है। जी, और ये कला जगत की एक काफी पुरानी और पेचीदा बहस है। इंस्पिरेशन कहाँ खत्म होती है और किसी और के काम का इस्तेमाल, मतलब एप्रोप्रिएशन, कहाँ शुरू होता है? खासकर जब वो उसके गायब होने के बाद भी उसके शब्द गा रहा है। का प्रायश्चित भी है। ये मानना कि ये संगीत सिर्फ मेरा नहीं, हमेशा से हम दोनों का था। इस पर ऑनलाइन भी काफी डिबेट हुई थी, हाँ, समझ सकते हो। और ये सीधे तौर पर जुड़ता है दूसरे बड़े थीम से, प्यार बनाम याददाश्त। अल्जाइमर प्यार को कैसे बदल देता है, ये तो फिल्म का बिल्कुल कोर इश्यू है। सही कहा। और फिल्म का जवाब ये लगता है कि बड़े बड़े जेस्चर्स जैसे स्टेडियम में गाना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिश्ते को असल में सींचती हैं रोज की छोटी आदतें। जैसे वो क्रिकेट खेलना। हाँ, या साथ में चाय पीना, वॉक पर जाना। ये चीजें शायद दिमाग से ज्यादा शरीर और दिल की आदत बन जाती हैं। एक एनालिसिस में ये लाइन थी, दिमाग भूल सकता है पर शरीर याद रखता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, कि प्यार सिर्फ यादों में नहीं, वो एहसासों में, आदतों में, उस रोजमर्रा के साथ में बसता है। और तीसरा एंगल है परफॉर्मेंस का। क्रिश अपने कॉन्सर्ट्स को वानी तक पहुंचने का एक जरिया बनाता है। जी, और ये बहुत पावरफुल आइडिया है। हम परफॉर्मेंस को अक्सर शोहरत से, आर्ट से या पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्रिश का हर कॉन्सर्ट एक प्रार्थना जैसा है, एक सिग्नल। जैसे वो कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। एग्जैक्टली। ये लॉजिक का कनेक्शन नहीं है, ये फीलिंग का, लय का, एक पैटर्न का कनेक्शन है जो आखिरकार वानी को उस तक वापस खींच लाता है। अब अगर फिल्म की क्राफ्ट की बात करें, डायरेक्शन की, तो मोहित सूरी का स्टाइल तो जाना पहचाना है। वो मूडी रोमांस, क्लोजअप्स, इमोशनल म्यूजिक। हाँ, रिव्यूज में इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ ने कहा कि उनका टिपिकल स्टाइल है, कितना नया है इस पर सवाल थे। पर ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि जो लीड पेयर है, आहान और अनीत, उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। और म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। खासकर वो टाइटल ट्रैक सैयारा, वो सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, वो कहानी का इंजन था। वही गाना उनके बनने, बिछड़ने और फिर मिलने का कारण बनता है। और एक बात और, सुनने में आया है कि ये फिल्म कुछ हद तक कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड है। हाँ, ये जानकारी है। ए मोमेंट टू रिमेंबर भी अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स पर एक क्लासिक मानी जाती है। बहुत इमोशनल फिल्म है वो भी। तो क्या ये बस रीमेक है? नहीं, रीमेक नहीं कहेंगे, उन्होंने थीम लिया है, लेकिन उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, खासकर ये म्यूजिक इंडस्ट्री और स्टारडम वाली कहानी के साथ मिलाकर अपना एक अलग रंग दिया है। तो इंस्पिरेशन जरूर है, पर कॉपी नहीं। अच्छा, और ऑडियंस ने कैसे रिसीव किया इसे? फिल्म चली? हाँ, ये कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा किया और रिलीज के बाद भी काफी टाइम तक इसकी चर्चा होती रही। तो मतलब लोग आज भी ऐसी इमोशनल लव स्टोरीज देखना चाहते हैं? लगता तो यही है, खासकर जब उनमें फ्रेश चेहरे हों और कहानी दिल को छू जाए। अगर इस फिल्म का कोई एक सीन चुनना हो जो इसके पूरे एसेंस को कैप्चर करता हो, आपने पहले भी जिक्र किया। हाँ, मेरे लिए तो वो मनाली वाला क्रिकेट सीन ही होगा। क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि उस सीन में डायलॉग्स कम है पर इमोशन बहुत है। वो सिर्फ एक सीन नहीं है, वो एक मेटाफर जैसा है। बल्ले की आवाज, वो हल्की सी मुस्कान, वो एक लय जो शब्दों में नहीं है, जो शायद डायरी में नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल वही फिल्म का सार है कि कभी कभी प्यार एक रस्म बन जाता है, एक आदत जो याददाश्त के मिटने के बाद भी शरीर और रूह में कहीं जिंदा रहती है। वो दिखाता है कि कनेक्शन सिर्फ दिमाग का नहीं होता,
तो निचोड़ ये निकलता है कि सैयारा हमें शायद ये बताती है कि प्यार को बचाने के लिए सिर्फ बड़े तूफानों से लड़ना काफी नहीं है, उसे रोजाना सींचना पड़ता है। हाँ, हर दिन हाजिर रहकर छोटी छोटी चीजें दोहराकर, और शायद एक ही गीत तब तक गाकर जब तक आपका अपना उसे फिर से पहचानने ना लगे, गुनगुनाने ना लगे। फिल्म का अंत, जैसा आपने कहा, हमेशा साथ रहेंगे का वो टिपिकल वादा नहीं है। नहीं, क्योंकि अल्जाइमर की सच्चाई बहुत कठोर है, लेकिन ये आज साथ होने का वादा जरूर है, और फिर कल भी इसी आज को दोबारा चुनने का हौसला है। ये सरेंडर करने की नहीं, बल्कि कमिटमेंट निभाने की कहानी है, मुश्किल हालात में भी। तो अब श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्यार वाकई यादों से ज्यादा गहरा है, जैसा ये फिल्म मानने पर मजबूर करती है, तो क्या हम उन रिश्तों को भी पूरी शिद्दत से निभा सकते हैं जहां शायद साझा अतीत की यादें लगभग मिट चुकी हों, जहां रिश्ता सिर्फ आज के पलों पर और कल की एक अनिश्चित सी उम्मीद पर टिका हो? इस पर सोचिएगा जरूर।